हेलो गाइज, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी 2 और 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है सो बताएंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सो और सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर, हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सब अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट जाके देखिए। आप लोगों का एग्जाम में टाइम नहीं बचा है, ठीक है। जल्दी जल्दी चलिए, ये हम लोग कर रहे हैं विज्ञान का, ठीक है, साइंस का। इससे पहले इसका भी मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा दिया गया, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। जो वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वार्यता वार्यता क्यों देते हैं, मतलब उसे क्यों लगाया जाता है उत्तल दर्पण को। देखिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण से रूप में वार्यता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ये जो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये वस्तुओं का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है, यानी अपने पीछे अधिक दूर तक देख पाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया जिसमें है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। एक उदाहरण दें तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक या विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है। मतलब देखिए, जिसमें एक तत्व है दूसरे तत्व को उसके यौगिक के साथ विलयन करके खुद उसके स्थान ले लेता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, उदाहरण के लिए Zn प्लस CuSO4, ठीक है, Zn प्लस CuSO4। तो देखिए, ZSO4 इसमें ले लिया और Cu साइड में हो गया, ठीक है। ये है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ठीक है, या तो सोडियम को मिट्टी तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो ये देखिए, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है। तो देखिए, जो सोडियम है ना, वो एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड बनाती है, या पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, जो नुकसान है और हानिकारक है। इसलिए इसे हमें मिट्टी तेल में डुबाकर यानी केरोसिन तेल में डुबाकर रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका इस तरीक़ा से लिख दीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि कठोर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके, ठीक है। मतलब जो अमाशय है उसे भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है, ताकि आराम से पचा सके एंजाइम, ठीक है, उसे। और दूसरा हम लोगों ने लिया, भोजन के साथ साथ बहुत सारे रोगाणु भी आ जाते हैं जो अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं भोजन के साथ साथ खाने के बाद, ठीक है। पाँचवा है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो केवल एक भाग मेरा रज्जु मतलब इसको कंट्रोल करता है, मतलब उसके द्वारा ही ये काम होता है। प्रतिवर्ती क्रिया होता है मेरुरज्जु के द्वारा, जबकि टहलने का जो काम है वो मस्तिष्क और पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। ये है दोनों, ठीक है, दोनों में अंतर। छठा क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है, देखिए, दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, इसमें निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, किंतु दूर रखी वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये है। तो नेत्रों में यह दोष उत्पन्न होने का प्रकाश के समांतर किरण कुंज आँख वाले अपवर्तन के बाद दृष्टि पटल पर ना बनकर उसके सामने ही प्रतिबिंब बना देना। ऐसे दोष उक्त व्यक्ति को दूर अनंत होकर नेत्र के निकट आ जाता है। मतलब जो है ना, इसमें जो है निकट रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। मतलब निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु जो दूर रखी वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें जो होता है, जो हमारा जो पटल है, दृष्टि पटल, उस पर जो दृश्य बनना चाहिए वहाँ ना बन के उसके उसके आगे बन जाता है, ठीक है, उसके सामने ही बन जाता है, ठीक है, पहले ही ऐसे, ठीक है। इसके दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोगों ने लिया दूरदृष्टि दोष। सेम इसमें भी वही है। जो दूरदृष्टि दोष जो है वो आँखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। इस वजह से आँखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आँखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे के रूप में अवतल का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो है ना, आपके जो लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, इसी कारण से ये दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है।
चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग का है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब उसके साथ साथ उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। दूसरा ऊष्माशोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब जिसमें अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है हम लोग का, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण क्या है। तो देखिए पहला स्वपोषी, जो पौधे तथा जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो भी पौधा है अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी जैसे वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप व आंशिक रूप से किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं विषमपोषी या परपोषी कह लेते हैं, जैसे में मनुष्य। ठीक है, मनुष्य दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, लैंगिक और अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन एक प्रकार की जनन है। ठीक है, जिसमें युग्मकों का संलग्न या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अंतर्गत नहीं होता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों से अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान अपने एकल जनक के वंशाणुओं के पूरे समूह से प्राप्त करती है। ठीक है, मतलब जो है ना इसमें है परिवर्तन के अंतर्गत नहीं होता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अलैंगिक प्रजनन जो है संतानें होती है। ठीक है, दूसरा अलैंगिक जनन। तो देखिए प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मक के मिलने से बनी रचना द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों। तो सुषमा को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करने के लिए दो कारण है। पहला है देखिए क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की निर्मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा की जरूरी पड़ती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी, इसमें मतलब ऊर्जा निकलती है, श्वास लेते हैं तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए हमें इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए C6H12O6। ठीक है, 6O2 6CO2 6H2O। ठीक है, ये है इसका और ऊष्मा निकल रहा है। चलिए अगला हम लोगों ने लिखा नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, क्या अंतर है, ऐसे लिखिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, देखिए वे संसाधन जो एक बार लगातार उपयोग होने के बाद पुनः उत्पन्न हो सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब उपयोग होने के बाद फिर से उससे उत्पन्न कर दिया जा सके कुछ दिनों के बाद, उसे ही हम लोग नवीकरणीय साधन कहते हैं। जैसे में है वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, ये सब जो है ये फिर से हम लोग कर सकते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन कुछ है अनवीकरणीय संसाधन, सेम इसी का अपोजिट है। वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम एक बार ख़त्म हो जाने के बाद इसे काफ़ी सालों तक, वर्षों तक करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, चलिए अगला 13वां क्वेश्चन हम लोग का, रिकेट्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो देखिए रिकेट्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है रेडक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो उसे रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CO2 + H2O। ठीक है, Cu + H2O ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे इसमें अपचयन भी हो रहा है। देखिए अपचयन, इस अभिक्रिया में CO2 से ऑक्सीजन घटता है अर्थात CuO का अपचयन होता है तथा H2 से ऑक्सीजन जुड़ता है, H2 का उपचयन होता है, उसमें CuO का अपचयन होता है, इसका उपचयन होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है या वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलने से पहले रेगमाल यानी श्रेष्ठ पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। मतलब इसमें है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना हुआ रहता है, इसलिए इसे हटाने के लिए साफ किया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ अच्छा से संयोग कर सके। ठीक है, जुड़ सके। 15वां क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो देखिए आयनिक यौगिकों का में आयनों के बीच मजबूत अंतर, ठीक है, आयनिक आकर्षण बल होता है। उसमें अंतर क्या है, आयनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्वरनांक गलनांक उच्च होता है। ठीक है, द्वरनांक या गलनांक दोनों एक ही समझिएगा। ठीक है, यही है।
चलिए अगला है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क है उसकी क्या भूमिका है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा प्रचलित नहीं होती है, ठीक है। ये मरोरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों के अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये मरोरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है, जो प्रेरक के प्रचुरंत्र में होती है। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना ही होती हो, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंच जाती है, जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। मतलब ये भले ये होता है मरोरज्जु के द्वारा, लेकिन ये इसकी जो क्रिया है वो मस्तिष्क के इच्छा के बिना होती है, पर ये जो इसकी जो सूचना है ना वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, थर्मिट अभिक्रिया क्या है। समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपीय होती है, ठीक है। उनसे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं ऊष्माक्षेपी होती है अभिक्रिया जिसमें जो है धातुएं हैं बहुत ही गलित अवस्था में पाई जाती है। जैसे में देखिए जब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो अत्यधिक उत्पन्न होती है, इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें से जो होती है वो ऊर्जा निकलता है गलित अवस्था में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और गलित अवस्था में निकलता है, इसे ही हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा गया क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। मतलब एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें उल्टा, उसमें टूट के 2 उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक, इसमें जुड़ के, ठीक है, एकल उत्पाद बनाता है। चलिए ठीक है 19वां क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें बोल रहा है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, ठीक है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ये है इसका आंसर। मतलब जो है ना ये अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन और हानिकारक लवण, इसलिए इसे नहीं रखना चाहिए, पीतल में नहीं रखना चाहिए दही और खट्टे पदार्थ। चलिए 20वां हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना उसको बनाने के लिए देखिए अधि विशुद्ध जिप्सम का उपयोग होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है, को 100 डिग्री तक गर्म किया जाए तो गलयांश के 3/4 भाग निकल जाता है और परिणाम बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, CaSO4 ½ H2O, ठीक है। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में संपर्क आते ही शीघ्र जिप्सम बन जाता है। मतलब जैसे फिर से पानी में जैसे ही संपर्क में आता है फिर से वो अपने रूप में आ जाता है, अपना वास्तविक रूप में जिप्सम में आ जाता है, ठीक है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने के बाद ही ये बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 20 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, और वीडियो में नए हैं तो इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।